सभी बच्चे, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको केमिस्ट्री के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान ये क्या है? केमिस्ट्री रसायन विज्ञान क्या है ये? तो एक नॉर्मली हम इसका परिभाषित रूप देते हैं। कहते हैं विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें सभी प्रकार के पदार्थों के गुण धर्म संश्लेषण विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। संसार के जितने पदार्थ का रूप है, जितना तक हमारे द्वारा ज्ञात हो चुका है, उनका संश्लेषण, उनको जोड़ना, उनका विश्लेषण, उनको तोड़ना कैसे किया जाता है? जब तक किसी पदार्थों को के सिस्टम को आप जोड़ेंगे नहीं, जब तक किसी पदार्थों के को तोड़ेंगे नहीं, तब तक आप किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी वस्तु जब बनती है तो पदार्थों के कई अवयवों से वह निर्मित होती है। और जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, तो वह कहीं धातुओं के रूप में है, कहीं अधातुओं के रूप में है, कहीं उपधातुओं के रूप में है, इस तरह से है। लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में पदार्थों से जितनी वस्तुएं बनी हैं, उसको बनने के लिए ये सब तत्वों की ज़रूरत होती है। और ज़रूरत होती हैं तो हमको जोड़ तोड़ करना पड़ता है, तभी इस वस्तुओं का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री का रूप पदार्थों के संश्लेषण विश्लेषण से हम देखते हैं। अगर संश्लेषण विश्लेषण नहीं करेंगे तो दुनिया की जितनी आप वस्तुएं देखते हैं, ये पदार्थों से निर्मित हैं और इसकी रूपरेखा को बिना चेंज किए किसी नए वस्तु का फॉर्मेशन करना कठिन है। तो केमिस्ट्री में इन पदार्थों के जोड़ तोड़ का कार्य किया जाता है। यह केमिस्ट्री सही पूछिए तो यह शब्द यहाँ का नहीं है। यह केमिस्ट्री शब्द कीमिया से बना हुआ है। कीमिया से बना हुआ है। और कीमिया मिस्र का प्राचीन नाम है। कीमिया मिस्र देश का प्राचीन नाम है।
क्योंकि मिस्र देश कीमिया के लोग ही सबसे पहले इस पदार्थों के जोड़ तोड़ का काम किया था, केमिस्ट्री की शुरुआत किए थे। कीमिया देश काली मिट्टी वाला देश, मिस्र नील नदी के निक्षेपण से बनी काली मिट्टी के ऊपर बसा है और काली मिट्टी वाले देश को ही कीमिया कहा जाता है, प्राचीन काल में कहा जाता था। और उसी मिस्र देश से ही इस केमिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन एक बात और सोचने की है, मिस्र देश के लोग इस केमिस्ट्री की शुरुआत तो किए ही, ये तो माना ही जाता है, लेकिन जिस समय मिस्र देश के लोग इस केमिस्ट्री की शुरुआत किए थे, उसी समय, उसी प्राचीन काल में हमारे यहाँ भी इसको जाना जाता था। लेकिन हमारे यहाँ ये शब्द रासायन के नाम से जाना जाता था। इसका अपने यहाँ अर्थ होता था रस प्लस आयन, रस प्लस आयन, अर्थात रस का आश्रय ग्रहण करने वाला, रस का आश्रय ग्रहण करने वाले वस्तुओं को हम रासायन कहते थे अपने यहाँ। और प्राचीन काल में जो धातुओं के हमारे यहाँ भस्म बनाए जाते थे, उन्हीं को अपने भारत में रासायन कहा जाता था। धातुओं के जो भस्म प्राचीन काल में बनाए जाते थे गला करके, उसी को रासायन कहा जाता था। और वही काम मिस्र में भी हो रहा था। तो मिस्र देश कीमिया के नाम पर इसका केमिस्ट्री पड़ गया, लेकिन हम अपनी बातों को दूर दराज तक और कहीं नहीं पहुंचा पाए, तो हमको कोई जाना ही नहीं, हमारे भारत को कोई नहीं जाना। तो हमारे भारत की विडंबना रही है बहुत पहले से। हमारी सारी चीज़ें पुरानी हैं, अन्य लोगों से बहुत जगहों से देखने पर बहुत चीज़ें पुरानी हैं, लेकिन हम अपनी बातों को अपने ही तक सीमित रखने का प्रयास किए और इसलिए हमको कोई जान नहीं पाया। दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है और ऋग्वेद में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, सभ्यता, संस्कृति, सारी चीज़ें। अगर कोई दूसरा ग्रंथ इसके बाद बनाता है तो क्या ऋग्वेद उन ग्रंथों से कुछ लिया होगा कि ऋग्वेद से कोई दूसरे ग्रंथ लिए होंगे? गांधी जी इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLB किए थे और उन्होंने जब धार्मिक पुस्तकें जब समय मिलता था तो पढ़ते थे। अब पढ़ते पढ़ते गांधी जी का ही वाक्य है, गांधी जी ने कहा कि सभ्यता और संस्कृति के विषय में हमारे ग्रंथों से ही दूसरे ग्रंथ लिए हुए हैं, बल्कि हम इसमें बहुत ऊंचाई पर हैं। वो तो गांधी जी की बात हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुने होंगे। उन्होंने ये सब पढ़ते पढ़ते सब कुछ देख लिया उन्होंने, तो कहा कि आप दूसरे ग्रंथ के चक्कर में क्यों पढ़ते हैं,
वो तो हमारे वेदों में सब लिखा हुआ है उसी चीज़ें। उन्होंने एक नारा दिया था, जानते हैं, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। सत्यार्थ पुस्तक लिखे थे, सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक, और उसमें उन्होंने बताया है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे हमारे पास अनेक उदाहरण हैं, लेकिन हम साइंस पढ़ाते हैं तो ये सब उदाहरण कितना हम आपको देंगे, कहेंगे कि बकवास करने लगे सर। तो कहने का हमारा अर्थ है कि हमारी चीज़ें भी ये रसायन विज्ञान में पुरानी थी, लेकिन हम अपनी बातों को दूर दराज तक नहीं पहुंचा पाए, तो कोई जाना नहीं। योग भी बहुत पुराना था, लेकिन बाद में हमारे लोगों ने बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको बताए तो योग दिवस मनाना शुरू हुआ। योग भी तो भारत का पतंजलि वगैरह जो थे वो क्या थे, योगी थे। तो योग भी तो पुराना था, लेकिन वो धरी का धरी रह गया। कम से कम कुछ नहीं तो 2000 वर्षों का रिकॉर्ड ऊपर भी हो गया इस समय। तो कहने का अर्थ है कि हम अपनी बातों को नहीं दूर दराज तक पहुंचा पाए तो हमारी केमिस्ट्री की उत्पत्ति हमारे यहाँ से कुछ नहीं है। बस वो केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया मिस्र देश से माना जाता है, मिस्र देश से। एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था लैवासिए। लैवासिए फ्रांस का वैज्ञानिक है। वो न तो आपके मिस्र का है न तो भारत का है, वो फ्रांस का वैज्ञानिक है। उनका नाम है लैवासिए। लैवासिए, फ्रांस के वैज्ञानिक लैवासिए का इस केमिस्ट्री के जोड़ तोड़ में, पदार्थों के खोज में, पदार्थों के विषय में जानकारी देने में इस लैवासिए का विशेष योगदान रहा है। इसलिए लैवासिए को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से इस लैवासिए को जाना जाता है। ये अब देखिए, अब हम लोग केमिस्ट्री का जब अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन को कुछ केमिस्ट्री के ब्रांचों में बांटते हैं, और मुख्य जो ब्रांच हैं केमिस्ट्री के ये सब हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। ये सब ब्रांचों में बांटते हैं और बांट करके जनरली हम अध्ययन करते हैं इस केमिस्ट्री का। ये हम परिचय या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको केमिस्ट्री का। अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रासायनिक, जो अकार्बनिक रसायन हैं, इसमें सभी प्रकार के अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, और अकार्बनिक पदार्थों का लगभग 80% स्रोत पृथ्वी के अंदर से निकाले गए सब मटेरियल होते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इसमें सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करने वाली विज्ञान का नाम कार्बनिक रसायन है, और इसका लगभग 90% स्रोत सभी प्रकार के जीवधारी हैं, चाहे वो मृत हो गए हों चाहे जीवित हों। चाहे पृथ्वी के अंदर से उनके गड़े हुए अवशेषों को निकालते हैं हम, और अवशेषों से बने हुए कुछ मटेरियल निकालते हैं, जैसे जीवाश्म के रूप में, फासिल के रूप में। ये सब जो मटेरियल हैं, पेट्रोलियम पदार्थ है, ये सब कार्बनिक रसायन के स्रोत हैं।
और लगभग 80% जो दवाइयाँ बनती हैं हमारे सभी जीवों के लिए, जीव ही लगभग 90% स्रोत हैं इन कार्बनिक रसायन के, और जितनी 80% लगभग दवाइयाँ बनती हैं सब में बिना कार्बनिक रसायन का बन ही नहीं पाती वो। बहुत रेयर केस में एक आध दो चार कुछ ऐसी दवाएं अपवाद के रूप में होंगी जिसमें इनऑर्गेनिक का रोल होगा, नहीं तो बिना कार्बनिक रसायन का बन नहीं पाती हैं ये। तो कहने का अर्थ है कि कार्बनिक रसायन का संबंध अधिकतर जीव शरीर से है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री ये पदार्थों का जो जोड़ तोड़ होता है रसायन विज्ञान में, इसका नियम बनाने वाले विज्ञान का नाम फिजिकल केमिस्ट्री है। और जब पदार्थों के संश्लेषण विश्लेषण का नियम प्रिस्क्राइब जब करती है तो अनेक प्रकार के फार्मूले और इसका जो है सूत्र हम निर्धारित करते हैं, ये सब अधिकतर इसमें सामना करना पड़ता है इसका। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य होता है। एक होती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। औद्योगिक क्षेत्रों में रसायन का क्या महत्व है इसको बताने वाली जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और आईआईटी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में जो केमिस्ट्री का रूपरेखा आपको देखने को मिलता है वह चैप्टर उसमें निर्धारित किए जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में रसायन का क्या महत्व है उसको बताने वाली जो केमिस्ट्री है उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। एक है आपको बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य होता है जीव शरीर के अंदर चल रही क्रियाओं के दौरान, जैविक क्रियाओं के दौरान, वाइटल प्रोसेस के दौरान, बायोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान जो रसायन टूट जाते हैं, जुड़ जाते हैं, संश्लेषित होते हैं, विश्लेषित होते हैं, उनका अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री का संबंध जीव शरीर से है। एक होती है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री फसलीय पौधों से संबंधित जिस रसायन का महत्व है उन्हीं रसायनों का अध्ययन जो किया जाता है जिस केमिस्ट्री में फसलीय पौधों के लिए, वह कहलाती हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो पढ़ाई जाती हैं, जो कृषि विज्ञान ही विज्ञान से पहले ही अलग हो जाता है, वो कृषि यूनिवर्सिटी भी अलग हैं। तो उसमें जो निर्धारित किए जाते हैं सिलेबस हमारे आपके बीच, वो सब सिलेबस जितने निर्धारित हैं सब एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के रूप में आते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये सब केमिस्ट्री के मुख्य ब्रांच हैं और मोटे तौर तरीके पर हम इसका अध्ययन करते हैं और जो जनरल स्टडी के क्वेश्चन को हम पकड़ते हैं इससे और जानकारी लेते हैं। तो ये बच्चे हो गया आपका, ये इंट्रोडक्शन हुआ ये आपकी केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री से संबंधित एक टॉपिक बता रहे हैं आपको, उसका नाम होगा पदार्थ एवं उसकी प्रकृति।
पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। सबस्टेंस एंड देयर नेचर। ये पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, सबस्टेंस एंड देयर नेचर, ये एक अध्याय से है। इसके विषय में जानकारी लेना है। हम जानते हैं कि इस केमिस्ट्री में पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले यही शेयर करना है कि ये पदार्थ क्या है। रूप की तो बात होगी ही, लेकिन पदार्थ क्या है। तो अगर कोई पूछता है कि पदार्थ क्या है, तो मोटे तौर पर कहा जाता है कि दुनिया के सभी पदार्थ द्रव्य का रूप होते हैं। अगर कोई पूछ दिया कि पदार्थ क्या है, आप कह रहे हैं कि सभी प्रकार के पदार्थ द्रव्य का रूप होते हैं, तो एक बात और सामने हमारी आती है कि द्रव्य क्या है। कोई चीज़ किसी से आपने पूछा कि पदार्थ क्या है, तो वो कह दिया कि पदार्थ एक द्रव्य का रूप होता है, तो फिर प्रश्न उठ जाएगा उसके सामने। वो कहेगा कि द्रव्य क्या होता है, तो हमको बताना पड़ता है। यह आप जानते हैं कि किसी चीज का प्रारंभिक रूप पूरा संज्ञान से बाहर होता है। तो अगर कोई कह दिया कि द्रव्य क्या है, तो एक हम आकलन के अनुसार उस पर बोलते हैं, उसको संज्ञान में लेने की कोशिश करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। द्रव्य क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, जिसमें भार होता है, और जो ज्ञानेंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह द्रव्य होता है। इस तरह से किसी की परिभाषा उचित नहीं लगता। हम पूछ रहे हैं कि द्रव्य क्या है, तो आपको द्रव्य की क्वालिटी बतानी चाहिए, लेकिन प्रारंभिक स्टेज में बताए अभी आपको कि प्रारंभिक स्टेज में किसी के विषय में पूर्णतः बोलना यथोचित नहीं लगता, और न तो कोई बोल सकता है, ये भी बात है। इसलिए हम एक कुछ अपना आकलन करके उस पर कुछ कहते हैं, और कहने के बाद हमको वह चीज़ें संज्ञान में दिखने लगती हैं। द्रव्य क्या है, तो जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें भार होता है, जो ज्ञानेंद्रियों से अनुभव किया जाता है, उसका नाम द्रव्य है।
क्या द्रव्य प्राकृत में दिखता है जितने, वो क्या एक ही रूप में दिखाई देता है? तो उत्तर है कि नहीं। यह द्रव्य जो भी दिखता है वो कोई एक रूप में नहीं दिखता है ये, और जिन रूपों में दिखता है ये, उसी को द्रव्य की अवस्थाएं कहते हैं। उसी को द्रव्य की अवस्थाएं कहते हैं। और यह द्रव्य की अवस्थाएं जो होती हैं वह मूलतः ठोस, द्रव, गैस के रूप में होती हैं। तो द्रव्य की मूलतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस मूलतः 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी, ठोस, द्रव, गैस। एक और चौथी अवस्था भी ज्ञात की गई है, उसका नाम प्लाज्मा है। प्लाज्मा। द्रव्य की चौथी अवस्था का नाम प्लाज्मा है। द्रव्य की एक 5वीं अवस्था भी निर्धारित की गई है, बोस, आइंस्टीन संघनन। बोस आइंस्टीन संघनन, BEC। तो द्रव्य की मूलतः तो 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन 2 अवस्थाएं और भी ज्ञात हो गई। कुल मिला के 5 अवस्थाएं ज्ञात हैं, होती नहीं हैं। यह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। होती कह देंगे तो ये सीमित हो जाएगा। होती हैं मतलब इसका मतलब कि इससे आगे अब नहीं होगी। नहीं, अवस्थाएं ज्ञात हैं। ज्ञात हैं इसका मतलब कि अभी और भी ज्ञात होंगी। ठोस जानते हैं आप, द्रव जानते हैं, गैस भी जानते हैं। ये सब रूप तो हमारे अंदर है ही, ये भाव अंदर है ही। ये प्लाज्मा क्या है जो चौथी अवस्था है? तो प्लाज्मा एक प्रकाश का रूप है। प्लाज्मा जो है एक प्रकाश का रूप है, और प्रकाश का जो रूप आप देखते हैं, न तो उसको ठोस में ला सकते हैं, न द्रव में ला सकते हैं, न गैस में ला सकते हैं। वह एक अलग अवस्था, एक रूप ही है, इसलिए इसको अलग किया गया है और इसको प्लाज्मा कहा जाता है। बोस आइंस्टीन संघनन, द्रव्य की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन संघनन, ये नाम है। ये भारत के वैज्ञानिक हैं, जगदीश चंद्र बोस। आइंस्टीन जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। इन दोनों लोगों के नाम पर है। भारत के सत्येंद्र नाथ बोस थे, जगदीश चंद्र बोस नहीं बल्कि बेटा सत्येंद्र नाथ बोस। भारत के सत्येंद्र नाथ बोस जो थे वो जर्मनी के आइंस्टीन के साथ
मिलकर इसकी कल्पना किए थे। थे जो कल्पना किए थे, ये 1925-25 की बात है, 20-25 की। ये कल्पना किए थे पांचवी अवस्था का, लेकिन यह लोग प्रयोगशाला में इसको बना नहीं पाए। ये है क्या, ये भी जानिए। ये है क्या? इन्होंने बताए थे कि यदि बहुत कम घनत्व वाली गैसों को धीरे धीरे बहुत ठंडा कर दिया जाए, बहुत ठंडा का अर्थ होता है -22 डिग्री सेंटीग्रेड से और लेस टेम्परेचर। -22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही हम लोग ये कुल्फी उल्फी जो खाए जाते हैं, ये सब बनाए जाते हैं, बर्फ़ वगैरह जो खाने पीने वाली जो वस्तुएं होती हैं, उससे भी पीछे बहुत कम टेम्परेचर पर जब इनको रखते हैं तो द्रव्य का एक ऐसा रूप प्राप्त होता है जिसमें न ठोस का गुण होता है, न द्रव का गुण होता है, न गैस का गुण होता है, न प्लाज्मा का गुण होता है। ये अलग अपने स्पेशल मेरिट रखता है। वो भी मेरिट पूरा क्लियर नहीं है, अलग मेरिट रखता है। और इसको बोस-आइंस्टीन संघनन नाम दिया गया है। लेकिन 1925 से पांचवा जो आपको द्रव्य की अवस्था है नहीं क्लियर हुई थी। इसको बाद में अमेरिकी वैज्ञानिक 2000 में कर्नल बीमन कैटरले, जर्मन और अमेरिकी वैज्ञानिक हैं ये सब मिल करके, और प्रयोगशाला में इसको द्रव्य की पांचवी अवस्था को प्राप्त किए हैं। वो कर्नल बीमन कैटरले, ये सब अमेरिका और जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्लियर किया है और इसको 2000 इसी 2000 में ये क्लियर हुआ है। हम 2000 पहले से पढ़ा रहे हैं आपको, हम नहीं लिखाते थे, क्लियर नहीं था तो हम तो ये भी अभी नहीं लिखाते थे, हम 3 ही बस लिखाते थे। बाद में ये आ गया चौथा नंबर तो इसको लिखाना शुरू किए, फिर पांचवा जब क्लियर हो तो पांचवें को निकाला शुरू किए। एक छठवां क्लियर होने वाला है, वो उसको भी बताएंगे, लेकिन अभी स्पष्ट हो जाए तब। तो ये जो है बोस-आइंस्टीन संघनन जो है ये 2000 में ये लोग क्लियर किए हैं, और 2001 में इस कार्य के लिए भौतिक विज्ञान का इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, इन वैज्ञानिकों को, कर्नल बीमन और कैटरले को। तो ये जो है द्रव्य की सब अवस्थाएं बच्चे हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन संघनन। अब एक सवाल यहाँ फिर उत्पन्न होता है। सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या ये अवस्थाएं और रूप बदलती हैं कि नहीं बदलती है? तो इसका उत्तर ये है कि ये रूप और अवस्थाएं द्रव्य की ये बदलती हैं। क्या बदलकर वापस आती हैं? उत्तर है यस, बदलकर वापस आती हैं। क्या बदलकर वापस नहीं आती हैं? ये उत्तर है नहीं भी आती है। द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसमें से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के बाद और जब अपनी पूर्वावस्था में आ जाती हैं तो उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज कहते हैं। फिर समझिए,
द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसमें से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के बाद और फिर अपनी पूर्वावस्था में आ जाती हैं, तो उसको फिजिकल चेंज और भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल से बर्फ बनाना और बर्फ से फिर जल बनाना, पूर्वावस्था में आ गया। जल से बर्फ बना और बर्फ से फिर जल बन गया, तो ये पूर्वावस्था में अपनी आ गया रूप। तो ऐसा होगा, तो ऐसे परिवर्तन कहीं भी होंगे तो ये फिजिकल चेंज होगा। इसी प्रकार अगर रूप भी चेंज होता है, अवस्था की तो बात ही छोड़िए, अवस्था भी तो रूप ही के आधार पर निर्धारित है। यदि रूप भी चेंज होता है तभी फिजिकल चेंज होता है, कहाँ माना जाता है उसको। जैसे कोई लोहा है, लोहे को बहुत हमने गर्म किया, 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया, तो वो जो है बिल्कुल रेड कलर में आ गया, लाल हो गया। लोहे को गर्म किए, लाल हो गया, और फिर गर्मी उसकी हटा लिए, फिर ठंडा करिए, फिर अपनी पूर्वावस्था में वो लोहा आ गया। तो रूप बदला, लाल हुआ, फिर अपनी पूर्वावस्था में आ गया गर्मी हटाने पर, टेम्परेचर हटाने पर। ये भी फिजिकल चेंज होगा। इसी प्रकार द्रव्य की ऐसी स्थिति जिसमें से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के बाद और फिर अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाता है, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, और उसको कहते हैं केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बनाना, दूध से दही बना देंगे और दही से फिर दूध नहीं बना पाएंगे, ये होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लग जाएगा तो जंग लगा हुआ लोहे को पीट कर, जंग छुड़ा करके उस जंग से फिर लोहा आप किसी भी हालत में नहीं बना सकते। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। इसमें केवल ऑक्सीकरण होता है और फेरस से फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है और जंग लग जाता है। और लोहे में जंग लगने पर उसका भार पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। 1 किलो का लोहा है, पूरा जंग लग के ख़त्म होगा, उसको तौलेंगे तो लगभग 1.25 किलो के करीब में हो जाएगा। वो 200-250 ग्राम बढ़ जाता है वो तौलने पर। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए, ये जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों के को देखने पर रासायनिक दृष्टिकोण से, रासायनिक संगठन के आधार पर हम देखते हैं तो ये पदार्थों के 2 रूप मिलते हैं। On the basis of chemical composition, the substance divided into the 2 parts. कौन कौन? प्योर मैटर एंड अनप्योर मैटर। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ
प्योर मैटर और अनप्योर मैटर। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों को देखने पर इसको दो रूप मिलते हैं। एक मिलता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिलता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है तत्व और दूसरा आता है यौगिक। एक आता है एलिमेंट्स और एक आता है कंपाउंड्स। जी। और अशुद्ध पदार्थ में आपका आता है मिश्रण या मिक्सचर। जी। तो शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर, अनप्योर मैटर, दो चीज़ें आती हैं इसमें रासायनिक संगठन के आधार पर। शुद्ध पदार्थ में तत्व यौगिक और अशुद्ध पदार्थ में आपको आता है ये आपको मिश्रण। अब आते हैं इस पर पढ़ने को, ये तत्व या एलिमेंट। अब आते हैं तत्व या एलिमेंट। तत्व या एलिमेंट। तत्व या एलिमेंट्स क्या है? तत्व की परिभाषा कैसे दी जा सकती है? ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं और उन पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उनको तत्व या एलिमेंट कहते हैं। और यह तत्व दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं धातु, मेटल्स, और दूसरे को कहते हैं अधातु। अधातु, नॉन मेटल। ये अब थोड़ा सा धातुओं के विषय में चलते हैं। किसी तत्व को धातु कहने के लिए कुछ मानदंड है और उस मानदंड को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे तत्व जिसमें धात्विक चमक, उच्च ऊष्मा एवं विद्युत चालकता, तन्यता और सुघटतया का गुण होता है, सुघटतया का गुण होता है, तो उसे हम धातु कहते हैं। इनकी संख्या लगभग 90 के करीब है।
वो तो ज्ञात होती रहती हैं, कोई ज्ञात हो जाएगी तो बढ़ जाएगा। इनके जो महत्वपूर्ण जो धातुएं हैं और एग्ज़ाम में कभी कभी आपको आते हैं, उनका हम नाम ले रहे हैं। धातुओं के जो महत्वपूर्ण हैं उनका नाम हम ले रहे हैं, ध्यान से सुनिए इसको। ये धातुओं के जो उदाहरण हैं, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, जस्ता, निकेल, कोबाल्ट, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सब नाम हैं धातुओं के। इसमें से गैलियम, सीजियम और पारा धातुएं अपवाद के रूप में है। धातुओं में जो पूर्णतः धातुओं के दावे करते हैं जो एलिमेंट्स, उसमें गैलियम, सीजियम और पारा धातुएं, गैलियम, सीजियम और पारा धातुएं, यह दोनों, ये तीनों द्रव अवस्था में मिलती हैं। इसी प्रकार अधातु का लक्षण क्या है? ऐसे तत्व जिसमें धात्विक चमक, उच्च ऊष्मा चालकता, सुघड़ता, ये सब का गुण नहीं पाया जाता है। इनकी प्रकृति भंगुर होती है, भंगुर, ब्रिटिल, भंगुर होती है। इनको हम अधातु कहते हैं। एकाएक दाब देने पर एकाएक टूट कर अलग हो जाना, ये किसी चीज़ की भंगुरता का गुण होता है, ब्रिटिल का गुण होता है, और इसको अधातु या नॉन मेटल्स कहा जाता है। इसमें तो 22 तक ज्ञात हैं, लगभग अधिक भी हो सकती हैं, और 22 तक जो ज्ञात हैं उसमें मुख्यतः जो है ये नाम है, सल्फर है, कार्बन है, ये आपका फास्फोरस है, ये आपको ये हैलोजन गैसें हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एस्टैटिन, ये सब ये गैसें सभी अक्रिय गैसें, जो 5-6 अक्रिय गैसें हैं, आर्गन है, नियान है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, हीलियम है, ये रेडॉन है, ये सब जितनी गैसें हैं ये सब आपकी अक्रिय गैसें सब इसमें आती हैं अधातुओं में। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब गैसें जितनी हैं सब ये सब आती हैं अधातुओं में। इसी प्रकार कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें धातु व धातु दोनों के कॉमन गुण पाए जाते हैं और उनको उपधातुएं कहा जाता है। उपधातुएं मेटालाइट्स कहा जाता है। ये इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए ये न इसमें रखे जा सकते हैं न उसमें रखे जा सकते हैं, अलग भी नहीं रखे जाते। तीसरे नंबर पर अलग भी नहीं रख सकते आप। अलग रखेंगे तो न इनका गुण होगा न इनका गुण होगा, दोनों का गुण नहीं होगा, एक तीसरा गुण होगा तब अलग होगी। लेकिन अलग भी नहीं रखा जा सकता है इसको, इसलिए इसे बिना नाम नंबर का ऐसे लिखा जाता है उपधातुएं, और इनकी संख्या 7 है, अधिक भी हो सकती हैं। वो तो आवर्त सारणी में तत्वों के विषय में खाली स्थान छोड़े गए हैं, आगे बढ़ाने पर जो आएगा अपना एडजस्ट किया जाता है। तो ये जो है उपधातुएं हैं,
ये उपधातुएं ऐसे हैं जिसमें गुण धातु और अधातु दोनों के पाए जाते हैं। इनको उपधातुएं कहा जाता है, मेटालॉइड्स कहा जाता है। इसमें आपको आते हैं, ये ध्यान से सुनिए। क्लास में तो हम लिखाते हैं बोल करके, यहाँ दूसरा प्रोग्राम है, यहाँ बस सुनिए समझिए। जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरान, टेल्यूरियम, पोलेनियम, एंटीमनी, ये सब आपकी उपधातुएं में आती हैं। ये अब यहाँ से सवाल आपको कैसे आता है, ये सवाल बच्चे यहाँ से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, इस प्रश्न को हम आपको बताएंगे। लेकिन अगले कक्षा में आ रहे हैं तो आपको ये बताते हैं कि यहाँ से प्रश्न, यहाँ से कई बहुत प्रश्न बनते हैं। कैसे बनते हैं इनको आते हैं तो लिख लिख करके हम प्रश्न आपको बताएंगे। यहाँ आते हैं अगले कक्षा में तो मैं आपको बताता हूँ। इसी के साथ इस क्लास को हम अब क्लोज कर रहे हैं। कैसा लगा उसको आप सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ जय हिंद।